मैं अब पवन जी से वो अनुभव साझा करवाना चाहूँगा, क्योंकि जब आप स्ट्रेस में रहे तो आपने कौन सी विधाएं अपनाई, क्योंकि डॉक्टर साहब तो काउंसलिंग और मेडिसिन दो बातें बोलकर गागर में सागर भर गए, लेकिन जिसने इसको जिया है अब उनकी जुबानी सुनते हैं कि उन्होंने इस पर जीत कैसे प्राप्त करी। पवन जी। देखिए, सबसे पहली इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि हमें ट्रस्ट होना चाहिए उस मेडिसिन पे, उस डॉक्टर पे। लोग है ना, जैसे मैंने स्टार्ट किया तो अरे तेरे को ये प्रॉब्लम थोड़ी है, इसको छोड़ दे से, मतलब हजार तरह का आप जिसके सामने की अगर आपने अगर कोई टेबलेट देख ली तो वो 100 तरह का आपको ज्ञान देगा। तो इसलिए आपको ट्रस्ट करना है, ज़्यादा लोगों के सामने इसका प्रदर्शन करने की वो ज़रूरत नहीं है। जो लोग समझते हैं वो ठीक है, और बाकी किसी का ज्ञान नहीं लेना है कि भाई ये है ऐसे वैसे। इनका थोड़ा ड्यूरेशन लंबा होता है, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम भी एक दिन में पैदा नहीं होती, तो लंबी प्रॉब्लम होती है तो ड्यूरेशन भी लंबा होता है, 2-3 साल चलता है ये कोर्स। तो पूरा कोर्स ले, जो भी डॉक्टर बताए रेगुलर टाइम पे जाएं। इसके अलावा मैंने बहुत सारे चेंज किए। डॉक्टर साहब ने जैसे मेरे को बताया था कि रनिंग करना, तो मैंने रनिंग की। इससे पहले सोचो मैं ज़िंदगी में कभी 100 मीटर भी नहीं दौड़ा था, लेकिन 4-5 किलोमीटर डेली में रनिंग रूटीन में आ गया था। रनिंग का बहुत फ़ायदा हुआ। रनिंग के अलावा फिर मैंने योगा मेडिटेशन किया था। योगा मेडिटेशन, रनिंग, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दिल्ली का हेक्टिक लाइफ स्टाइल है, उस चीज़ को मैंने छोड़ दिया था कि वहाँ पर एक आर्टिफिशियल दुनिया में रहते हैं, तो मैंने उसको छोड़ के और जोधपुर में रहा था एकदम नेचुरल एनवायरनमेंट में। जो जोधपुर के आउटर एरिया में एक घर था मेरे बुआ का पुराना, तो वहाँ पर मैं रहा था। और योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज और जो मेडिसिन है, इन चीज़ों को मैंने रेगुलर किया। और विश्वास रखना है खुद पे, पॉजिटिव चीज़ें पढ़नी, इंस्पिरेशनल चीज़ें है ना। क्योरा पे जैसे मैं बहुत सारी चीज़ें पढ़ता था, जो कई लोगों ने अपने डिप्रेशन की जो जर्नी शेयर की थी कि कैसे वो रिकवर किए। फाइनेंशियल क्राइसिस में कई लोग बिलियनियर से सीधे रोड पे आ गए थे, उन्होंने कैसे कोप अप किया। तो ये लोगों की जीवनियाँ हैं, अच्छे लोगों की इंस्पिरेशनल जीवनियाँ ज़रूर पढ़ो आप, क्योंकि जो भी बड़ा आदमी बना है या जिसने भी कुछ काम किया है समाज से हटके, तो उसकी लाइफ में ज़रूर ना कुछ बाधाएं आई होगी ऐसी। तो इंस्पिरेशनल जो कोटेशन है उनके पढ़ो। और होप एंड कीप बिजी, ये स्टीफन हॉकिंस की एक जीवनी पढ़ी थी, उसका एकमात्र क्रक्स यही था, होप एंड कीप बिजी। खुद को बिजी रखो, डेली टारगेट। जैसे मैं मोटिवेटेड था यूपीएससी के लिए, तो मैंने क्या किया, डेली टारगेट सेट कर रखे थे, और डेली टारगेट पढ़ता मेरा अचीव होता। तो वैसे डोपामिन सीक्रेशन, जो ब्रेन की जो बायोकेमिस्ट्री है, उसको भी पढ़ना। डिप्रेशन मैंने फील किया तो मैंने इसको थोरोली पढ़ा, इसके बारे में पूरा रिसर्च किया कि होता क्या है, और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें सामने आई कि ये तो पूरा एक केमिकल लोचा होता है, 5-6 बिग न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, और उन्हीं के इर्द गिर्द ये सारी चीज़ें घूमती है, हमारा मूड से लेके सारी चीज़ें। तो ये डॉक्टर साहब आपको बताएंगे जो बायोकेमिस्ट्री है ब्रेन की। देखिए, एक चीज़ जो अभी पवन ने बताया ना कि आप किसी से पूछोगे कि यार मुझे ऐसा ऐसा हो रहा है तो क्या मैं साइकेट्रिस्ट से मिलूं क्या, 99% आपको जवाब मिलेगा नो। और इसमें हो सकता है कि डॉक्टर्स अदर देन साइकेट्रिस्ट वो भी यही कहें कि नहीं नहीं, ये कोई छोटा मोटा स्ट्रेस का प्रॉब्लम है, आपको उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा सभी देखने वालों से, आप मेंटल हेल्थ के केस में कभी भी किसी आम आदमी से या किसी भी ऐसे आदमी से सलाह ना लें जिसको मेंटल हेल्थ का नॉलेज नहीं है। क्योंकि अगर उसने कह दिया कि नहीं तुम्हें तो प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर आप सलाह नहीं ले पाओगे। अगर आपको कभी भी ये लगे कि मुझे मेंटल हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, स्ट्रेस है या डिप्रेशन है, आप प्लीज़ काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट या फिर साइकाट्रिस्ट से पूछें कि मुझे प्रॉब्लम है क्या नहीं। क्योंकि आपका डिप्रेशन कोई नहीं समझ पाएगा, कोई नहीं समझ पाएगा, क्योंकि उनको खुद को नहीं पता कि डिप्रेशन क्या होता है। अब मुझे एक बात बताइए कि आप उस चीज़ के बारे में ओपिनियन कैसे देंगे जिसके बारे में आपको खुद को नहीं पता है। लेकिन मेंटल हेल्थ के केस में हर कोई जजमेंटल हो जाता है कि नहीं तुझे साइकाट्रिस्ट की जरूरत थोड़ी है। नहीं भाई, ये आप नहीं बता सकते। आप साइकाट्रिस्ट के पास, भाई साइकाट्रिस्ट ऐसा थोड़ी कि घर के बाहर एक बोर्ड लगा देगा कि आज पवन कुमार जी आए थे मुझे दिखाने के लिए। नहीं, वो आपकी इंफॉर्मेशन किसी दूसरे बंदे से शेयर नहीं करेंगे। आप निश्चिंत रहें, ये प्रोफेशनल एथिक्स हैं, तो वो नहीं करेंगे शेयर। लेकिन आप कहीं ऐसा नहीं हो 5 साल के बाद जाके कहें काश मैंने उस दिन दिखा दिया होता, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अगर आप कभी भी प्रॉब्लम महसूस कर रहे हैं तो आपको मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट यानी साइकाट्रिस्ट से ही पूछना है कि मुझे प्रॉब्लम है या नहीं है, और खुद भी डिसाइड नहीं करना है। जैसे बीच में हम डिस्कस कर रहे थे कि साइकाट्री में 2 तरह की प्रॉब्लम होती है, साइकोसिस, न्यूरोसिस। तो साइकोसिस वाले हैं, उनको तो पता ही नहीं चलेगा कि वो बीमार है, उनको मानसिक बीमारी है, उनको तो लोग ही बताएंगे, और जब लोग बताएंगे तो वो मानने को तैयार नहीं होंगे।
कोई मुझे रात को 12 बजे उठा के बोले कि दिन के 12 बज रहे हैं, मैं तो बिल्कुल नहीं मानूं, ब्रह्मा जी आ जाए तब भी नहीं मानूं। वैसे ही मानसिक समस्या जो साइकोसिस से ग्रसित होते हैं वो नहीं मानेंगे कि उनको बीमारी है, चाहे कितना भी कोशिश कर लेना, जिसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में कहते हैं डिल्यूजन। मतलब इतनी फॉल्स और फर्म बिलीफ हो जाती है कि आप नहीं समझा सकते, उसका तो दवा से ही इलाज संभव है। तो ये साइकोसिस होता है। तो जब भी आप अपने आसपास किसी भी व्यक्ति में व्यवहार में बदलाव देखें, तो अब व्यवहार में बदलाव है तो ये मैटर है साइकियाट्रिस्ट का, ठीक है ना। ब्लड शुगर बढ़ गई तो वो मैटर साइकियाट्रिस्ट का नहीं है, फ्रैक्चर हो गया वो साइकियाट्रिस्ट का मैटर नहीं है, ईसीजी में प्रॉब्लम आ रही है वो साइकियाट्रिस्ट का मैटर नहीं है। लेकिन किसी के व्यवहार में बदलाव है, आदमी दुखी रहने लग गया, व्यवहार में कोई ग्रॉस चेंज आने लग गए, आपको साइकियाट्रिस्ट से मिलना है। और किसी भी आदमी से अपने हेल्थ के बारे में ओपिनियन नहीं लेनी है। आपकी घड़ी खराब हो जाती है तो आप खुद थोड़ी खोलने बैठ जाते हैं घर पे, आप तुरंत बगल वाले एक टेक्नीशियन को ढूंढ लेते हैं। ऐसे ही अगर आपके माइंड में कोई प्रॉब्लम है, खुद को जजमेंटल नहीं होना है, आप उस एक्सपर्ट को ढूंढिए जो इसमें आपको अच्छी सलाह दे सके। बहुत डिटेल चर्चा हुई है इस चीज के ऊपर। अब मैं थोड़ा सा समय पवन जी से लेकर के उस विषय के ऊपर चर्चा करेंगे, क्योंकि आज वो एक सफल व्यक्ति के रूप में आईएएस अधिकारी बनकर बैठे हैं। हिंदी माध्यम से और आईएएस बनने का सफर ये अपने आप में बड़ा चैलेंजिंग है, और नंबर दूसरा इसलिए भी चैलेंजिंग है क्योंकि आप पढ़ाई में बीडीएस पढ़ चुके हैं, और जहां तक मैं सही हूं वो अंग्रेजी में होता है। तो जो चीज अंग्रेजी में बच्चा ग्रेजुएशन किया हुआ हो, वो ग्रेजुएशन के बाद यूपीएससी करने जाता है हिंदी मीडियम में। और मैं पवन जी के बारे में जानता हूं कि इन्होंने ऑप्शनल संस्कृत लिया था, और वो ऑप्शनल में संस्कृत लेता है। ये अपने आप में मतलब वाकई में एक बहुत बड़ा केमिकल लोचा है। पवन जी थोड़ा प्रकाश डालें, ये कैसे किया? देखिए, बीडीएस की तो पढ़ाई इंग्लिश में होती है। उसके बाद क्या हुआ कि हमारे कॉलेज के कोई सीनियर तैयारी कर रहे थे, तो उनसे पूछा था कि क्या सब्जेक्ट लेना चाहिए, तो वही उनका आइडियल आंसर था। जैसे एक दो चीज़ें होती है, एक प्रैक्टिकल आंसर होता है, एक आइडियल आंसर होता है। आइडियली कहा कि लैंग्वेज तो ऐसे माध्यम होता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो हमने भी उनकी बातों में आके ले लिया हिंदी मीडियम। उसके बाद मुझे पता चला कि है ना, मुझे तो हिंदी भी नहीं आती, तो हिंदी भी सीखनी पड़ी। और आप स्टैटिक्स देख लो, आरएस के इंटरव्यू में भी मेरा इस चीज़ पे थोड़ा सा उनसे बहस हुआ था। स्टैटिक्स देख लो, यूपीएससी की मीडियम सिलेक्शन के जो मीडियम का रेशियो है हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम का, 2013 से पहले ये था 80-20 या 70-30 के आसपास था। अभी ये बिलो 5% आ गया हिंदी मीडियम, हिंदी और रीजनल लैंग्वेज का बिलो 5, हिंदी मीडियम का 2% है। तो ये एक रियलिटी है, इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए। और अब जो भी बच्चे नए हैं उनके लिए मैं ये कहूँगा कि थोड़ी सी जर्नी कठिन है, टफ है। इम्पॉसिबल तो नहीं है, जब तक 2% हो रहे हैं इसका मतलब 2% में हम हो सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली कह रहा हूँ मैं कि रियली जर्नी थोड़ी टफ है। आपको अपनी क्षमताओं को और ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा ताकि आप उन लोगों से compete कर सको। और हमारे समाज में देख लो आप कि हम अभी भी कॉलोनियल मेंटलिटी से कितने बाहर निकले हैं। जो जितनी क्लिष्ट अंग्रेजी बोलता है उसको हम उतना बड़ा विद्वान मानते हैं। तो फिर वही चीज़ें, वही मेंटलिटी हमारी हर संस्था में झलकेगी। भाई यूपीएससी भी तो इसी देश की संस्था है, यही है, हम भी तो वही है, यही इसी समाज से वो लोग गए। तो हमें एक एज ए सोसाइटी आत्मचिंतन करना होगा कि क्या भाषा है वो श्रेष्ठता के निर्धारण का क्राइटेरिया है, या केवल भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है। क्या भाषा की विद्वत्ता, मैं कई बार जो बहस होती थी मेरे दोस्तों से, तो मैं कहता यार इससे अच्छा तो फिर हमने जो ओरिजिनल अंग्रेजी जानते थे उनको क्यों भेजा। हालांकि ये थोड़े से विचार एक्सट्रीम हो रहे हैं, पर सोचना होगा यूपीएससी अपनी, अगर हमारा पास हमारा चैलेंज अगर हमें पता हो रियलिस्टिकली, तो हम अपनी क्षमताओं को उसी के अनुसार परिष्कृत कर सकते हैं। और अच्छे से इंग्लिश मीडियम वालों जैसे रवि सिंह आ गए, उन्होंने 18th रैंक आई थी, और भी अच्छा हम कर सकते हैं। बस शर्त है कि हमारे पास रियलिटी पता हो कि उसी हिसाब से फिर तैयारी करें। और रियलिटी जो मैंने आपको बताई, अब आपको उस हिसाब से तैयारी करनी होगी। और कुछ चीज़ें हैं, आप अपनी अच्छे से प्रिपरेशन कर लो, लेकिन सब्जेक्टिव एग्जाम में बहुत बड़ा फ्लक्चुएशन होता है, तो कभी गारंटी नहीं रह सकती। अब लास्ट टाइम मेरे संस्कृत में इंडिया में हाईएस्ट मार्क्स थे 301 नंबर, और इस बार जो है मेरे संस्कृत में 240 मार्क्स ही आए। तो जबकि मेरा नॉलेज तो बढ़ा ही था, तो सब्जेक्टिविटी है, तो इसलिए हम 100% किसी चीज़ पे श्योरिटी नहीं रख सकते। तो इन चीज़ों को आप थोड़ा ध्यान में रखना। पवन जी, एक लाइन मैं अक्सर स्टूडेंट्स के साथ कहता हूँ, क्योंकि मेरे बहुत से स्टूडेंट यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, उनसे अक्सर मैं एक लाइन डिस्कस करता हूँ और कहता हूँ कि अगर आप जर्नी में एकदम नए हैं, नए से मतलब आज ही आपका वीडियो ये देखा कि साहब आईएएस बन गए, रवि सियाग जी आईएएस बन गए, कोई का वीडियो देखा, उस दिन बहुत ज़बरदस्त जोश आता है। मतलब आज भी इस वीडियो के बाद में बहुत एकदम मतलब जोश परवान पे ही और लफेड़े मारेगा बिल्कुल पारे की तरह।
और उस जोश जोश में हम सोच लेते हैं कि हम तो ये कर देंगे या ये नहीं कर पाएंगे। जैसे हिंदी माध्यम वालों का नहीं होता है, अंग्रेजी माध्यम वालों का होता है, सर ने कह दिया 2% लोगों का ही सिलेक्शन होता है। मैं इस लाइन को थोड़ा ब्रीफ इस तरह से करता हूं कि आंसर अगर पता है तो आंसर पता अंग्रेजी में भी लिखा जा सकता है और हिंदी में भी लिखा जा सकता है। बच्चों के साथ दिक्कत ये होती है कि वो भाषा का अनुभव इस प्रकार से ले लेते हैं कि जो द हिंदू की भाषा आती है ना, वैसी भाषा लिखेंगे तो अंग्रेजी आएगी। एक तो मैं मतलब बच्चों को बहुत बार इस बारे में बोला हूं, और उदाहरण के रूप में मैं कई बार इस तरह का विचार भी बच्चों से डिस्कस करता हूं। जैसे डॉक्टर साहब ना, तुर्की में एक जगह है कुस्तुनतुनिया हुआ करती थी, कॉन्स्टेनोपोलिस अंग्रेजी में कहते हैं उसको। तो मैं बच्चों से कहता हूं कि एक बार के लिए अगर आपके सामने लिखा आ जाए कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन कुस्तुनतुनिया या कॉन्स्टेनोपोलिस, अब आपको ना तो ये हिंदी में पता ना अंग्रेजी में पता, आप क्या लिखोगे उसके बारे में? अल्टीमेटली आपको नॉलेज पता है ना, तब तो आप HMR लगा के भी लिख दोगे, इट इज ए पहले प्लेस इन तुर्की, वही गाय का जैसे अपन निबंध लिखते थे। और ऐसी चीजों में जब आप कंटेंट डालते चले जाते हैं कि भाई यहां पर लड़ाई इस साल में लड़ी गई, तो आंसर देखने वाले को भी लगता है कि ये जगह जो है इसको पता है ना। तो बहुत सारे लोग आंसर ना जानने के बहाने को भाषा के बहाने में लपेट के फेंक देते हैं। इसके देखो दोनों पक्ष है कि मैंने कभी नहीं कहा, मैंने अपनी क्षमताओं को पुरस्कृत किया और लगातार मेहनत की, राइटिंग प्रैक्टिस की और क्लियर किया। तो आप ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें सारा ठीक रहा जो यूपीएससी भी फोड़ दो कि हिंदी मीडियम वालों को तुम ले नहीं रहे। हालांकि ट्रांसलेशन वगैरह में, पेपर वगैरह में थोड़ी प्रीलिम्स में दिक्कत आती है। सीसेट का आप मान सकते हैं कि वहाँ थोड़ा मैकेनिकल ट्रांसलेशन होता है, ये जेन्युइन प्रॉब्लम है। लेकिन आप ऐसा नहीं है कि फिर यूपीएससी को आप प्रीलिम्स क्लियर करो, मेंस तक पहुंचो, उसके बाद कहो कि आप वहाँ दिक्कत आ रही है। प्रीलिम्स में आप तो एग्जाम ही नहीं दे रहे हो या वही क्लियर नहीं हो रहा, और फिर आप कह रहे हो कि यूपीएससी हिंदी मीडियम वालों को नहीं ले रही, ये बिल्कुल इनजस्टिस है। आपको पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, आपको एक लेवल तक तो आपको compete करना पड़ेगा, उसके बाद आपको डिफरेंस लगेगा कि हाँ भाई ये है। हिंदी मीडियम में क्या है, बच्चों में प्रोफेशनलिज्म कम होता है। इंग्लिश मीडियम क्या है, ज़्यादातर जो प्रोफेशनल्स और जो भी आते हैं वो इंग्लिश मीडियम वाले आते हैं। यूपीएससी को चाहिए प्रोफेशनल्स, तो अपने नॉलेज को प्रोफेशनली पढ़ाओ आप, गुरु भक्ति में, और उन चीज़ों को छोड़ के और हर क्लास का एनालिसिस करो कि आज की क्लास ली मैंने, आज इस कोचिंग में यहाँ क्लास ली, इस क्लास में कितना मैंने पढ़ा, क्या मैंने पाया। हिंदी मीडियम में मैं एक आधी बार क्लास में गया था तो टीचर आधी 1 घंटे तक तो अपनी मतलब बखान कर रहा है, जबकि इंग्लिश मीडियम में ऐसा होता है तो वो बच्चे तुरंत खड़े हो जाते हैं कि सर हम है ना जॉब छोड़ के आए हैं या आपकी बात नहीं सुनने, आप जो पढ़ाना है वो पढ़ाओ। तो हिंदी मीडियम में कमी बच्चों में भी है कि वो प्रोफेशनलिज्म लाएं। टीचर्स में कमी है कि टीचर्स हैं वो सारे दिन 10-10 घंटे, 20-15 घंटे पढ़ा रहे हैं, अपना जो यूपीएससी ने पैटर्न चेंज किया है उसके अनुसार खुद अडप्ट नहीं हो रहे। फिर कुछ हद तक जो बाकी जो वो मेंटलिटी वाली बात थी। सर ने एक लाइन बोली प्रोफेशनलिज्म, इसके ऊपर मैं एक लाइन और ऐड करना चाहूंगा सर। मैं यूपीएससी की तैयारी करने दिल्ली गया था, है ना। हालांकि तैयारी करने का 6 ही महीने समय मिला मुझे, एज के उस पड़ाव पे खड़ा था कि बस समय पूरा होने वाला था, और वही वाली बात की मन में ये भाव था कि इस बार तो निकाल ही देंगे, उस तरह से गया। लेकिन वहां जाके पता चला कि भाई बैकग्राउंड पे थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, आपको नॉलेज ऑलरेडी होना चाहिए। यूपीएससी इट्स नॉट ए पीस ऑफ केक, लेकिन हाँ पहुंचे थे। तो आपने जो लाइन बोली ना प्रोफेशनल्स की, तो मैंने क्या फील किया ना सर कि जो ओल्ड राजेंद्र नगर वाला एरिया है दिल्ली में, जहां बैठ करके ऑनलाइन कोचिंग्स आने से पहले ऑफलाइन का एक ही गढ़ होता था अपने नॉर्थ इंडिया में, ओल्ड राजेंद्र नगर, वहां की जो मैं जनता देखता था वो डॉक्टर्स, IITians, CAs या फिर DU के स्टूडेंट्स, आप 80% जनता वहां पर ऐसी देखोगे जो कि किसी ना किसी ऐसे कॉलेज से पढ़ के आई है जो कि ऑलरेडी प्रोफेशनल कॉलेज के रूप में रिकॉग्नाइज्ड है। और वहीं जब मैं ऐसे क्षेत्र में पहुंचता था जहां के बच्चे, मैं मतलब मार्क नहीं करना चाहूंगा कि मुखर्जी नगर में ऐसा होता है, क्योंकि वहां पे भी मेरे साथ वाले स्टूडेंट अभी मुझे सुन रहे होंगे, लेकिन वास्तविकता यह है कि हम लोग कहानियों में बिलीव करने लग जाते हैं, है ना। एक भैया आ गए तो आज की तो चाय भैया आपके साथ सेट हो गई, अब रात को आप ही मोटिवेशन दे दो क्या करना चाहिए। वो भैया अपना बढ़िया से मनोरंजन किए, बढ़िया चाय की थड़ी पर आपको बिठाए, बढ़िया रात 2 बजे तक आपके साथ में बात की, उनका तो मनोरंजन हो गया, आपका टाइम खराब हो गया। अगले दिन भैया अपने घर, आपकी 2 रातें खराब, पढ़ाई खराब। तो ये जो सर ने अभी बोला ना गुरु भक्ति का मतलब है कि हमको हिंदी भाषा वाले जो नॉर्थ इंडिया वाले बेल्ट से आते हैं ना, इनको थोड़ा सा सम्मान करना सिखाया जाता है। बड़ों का सम्मान करें, मेरा तो तकिया कलाम है ये, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व ऐसे विकसित करें कि सब सुरक्षित फील करें। तो ये बड़ों के सम्मान में हम इतने झुक जाते हैं कि सामने वाला हमें खड़े ही नहीं होने देता यार। अब एक टीचर आया क्लास में, मैं बहुत बार बोलता हूं सर, बहुत सारे यूट्यूबर्स इस समय नॉलेज के नाम पर
क्या ही कर रहे हैं ईश्वर को पता है, वो नाम नहीं लेना चाहिए, ब्लेम भी नहीं करना चाहिए, लेकिन वास्तविकता ये है कि वो दूर दूर तक उसके आसपास नहीं है जो परीक्षा में पूछा जाएगा। और मैं आपको बताऊं सर, मैं यूट्यूब पर सेशन लेता हूं डॉक्टर साहब, मतलब ये मुझे कहते हुए प्राउड फील होता है। मेरा एक सेशन आता है रियल न्यूज एंड एनालिसिस के नाम से। अभी जो लास्ट टाइम का मेंस गया है सर, जिसमें आपने मेंस लिखा था, 80% पेपर 3 मेरे आरएनए से था। ये मेरे लिए प्राउड इवेंट है। मैं ये बोलता हूं बच्चों को कि मेरी क्लास से था और यूट्यूब पर लोडेड है, देख लो उसमें से निकाल के। नंबर 1 बात। दूसरा, कोई भी करंट का इवेंट ऐसा मेंस में नहीं था जिसको मैंने अपने एनालिसिस में डिस्कस नहीं किया, क्योंकि मैं क्या करता हूं, कोई भी न्यूज उठाने के बाद में सिलेबस से मैच कराता हूं कि देखो मैंने ये टाइटल इसलिए उठाया क्योंकि सिलेबस में लिखा है ये लाइन, एनवायरमेंट इकोलॉजी लिखा है, आपके एनवायरमेंट इकोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऐसे आए हैं। यानी जो सर ने अभी लाइन बोली ना कि टीचर को अपने बारे में परखते रहना चाहिए, क्या चेंजेस आ रहे हैं रोज, टीचर खुद पढ़ता रहे। ये आपने बहुत अच्छी बात कही सर। अक्सर में बीइंग ए स्टूडेंट हम लोग ये लाइन बोल नहीं पाते कि यार गुरुजी आप भी पढ़ लिया करो ना, लेकिन मैं अपना बताऊं सर, मैं अगर 3 घंटे क्लास ले रहा हूं ना तो कम से कम 5 घंटे सेल्फ स्टडी पे देता हूं आज भी, बिना उसके मैं क्लास में नहीं उतरता। और सच में यही बात है, यूपीएससी डिजर्व करती है इन सब चीजों को। आप लोगों के साथ में, चाहे हिंदी मीडियम के हो या इंग्लिश मीडियम के, जिन भी बच्चों के अंदर प्रोफेशनलिज्म पढ़ाई को लेकर के है, पढ़ाई को जब एज ए जॉब आप करने लगेंगे ना, समझ जाओ कि रिजल्ट के नजदीक पहुंच गए। गलत बोल रहा हूं सर? बच्चों के साथ ये रहता है कि टीचर के प्रति पहले से इतनी श्रद्धा और इतना ओरा बना देते हैं कि हम वो टीचर को तो क्वेश्चन ही नहीं करते। टीचर ने पढ़ा दिया, वो ब्रह्म वाक्य मान लेते हैं। जाके उसको घर पे जाके चेक किया, इससे एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा गया है, प्री में क्या क्वेश्चन पूछा है, मेंस में क्या क्वेश्चन पूछा है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखें। और अगर आप टीचर से क्वेश्चन पूछोगे तो टीचर का जो ओरिजिनलिटी है वो सामने आ जाएगी। मैंने इसीलिए एक कोचिंग में फीस दे रखी थी जीएस की, लेकिन बाद में मुझे लगा कि यार ये तो कहानियां सुना रहे हैं, इन चीज़ों से तो यूपीएससी क्लियर थोड़ी। तो मैं तो मेरे साथ में क्वेश्चन पेपर रखता था प्री और मेंस के, और तुरंत मैं तो देख लेता सर इससे तो क्या क्वेश्चन पूछा है। आप भाई पढ़ने को तो विकिपीडिया थोड़ी बनना है हमें, या कोई प्रोफेसर थोड़ी बनना है। यूपीएससी तो बहुत कम नॉलेज से लोग निकाल लेते हैं। इंग्लिश मीडियम में 1-1, 2-2 साल आते हैं बच्चे, तुरंत निकाल लिया। तो आपको प्रोफेशनल बनता है, जो ये श्रद्धा भक्ति थोड़ा सा उन चीज़ों से हटके, और टीचर को भी क्वेश्चन करना है, ठीक है, और खुद को भी क्वेश्चन करना है कि हाँ यार मेरा नॉलेज है वो बढ़ रहा है, आज का दिन कैसा रहा, लास्ट डे, एंड ऑफ द डे आपको सेल्फ एनालिसिस इंपॉर्टेंट है। सर हम डॉक्टर साहब को हालांकि इन बातों में इन्वॉल्व कम कर रहे हैं क्योंकि इस समय उनके अनुभव पूछे जा रहे हैं पढ़ाई के। हालांकि डॉक्टर साहब ने भी पीजी किया हुआ है, डॉक्टरी पढ़ाई की है, काफ़ी टफ पढ़ाई मानी जाती है। लेकिन सर मैं एक और आपके साथ अनुभव साझा करता हूँ। इन दिनों जब से ये यूट्यूब आया है ना, जिस पे आज हमको ये लोग सुन रहे हैं, इसने बच्चों की पढ़ाई और बिगाड़ दी है सर। मैं आपको थोड़ा अनुभव साझा करता हूँ। उनकी तो पढ़ाई सुधर गई जिनको ये पता है कि पढ़ना कब है और किसको पढ़ना है और कितनी देर पढ़ना है। लेकिन एक बच्चों की टीम ऐसी तैयार हो चुकी है जो ये मानती है कि 18 घंटे यूट्यूब देखना है या 12 घंटे यूट्यूब देखना है, गुरुजी ज्ञान दे रहे हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, तुम आज ही मुझे देखना बंद कर दो, लेकिन ये ध्यान रखो कि अगर सेल्फ स्टडी आपकी तैयारी का पार्ट नहीं है, ना तो ये कोई कोचिंग वाले, ना तो ऑफलाइन वाले आपका सिलेक्शन कराएंगे, ना ऑनलाइन वाले आपका सिलेक्शन कराएंगे, ना कोई भैया सिलेक्शन कराएंगे, कोई आड़े नहीं आएगा। कीप इन माइंड कि मैं कम से कम 6-7 घंटे तो औसत सेल्फ स्टडी के करूंगा। वो नहीं कि साहब आज फलाने भैया के नोट्स कॉपी कर लिए ये सेल्फ स्टडी है, नहीं, इस भेजे में कुछ घुसे। ये जब हैबिट होने लगेगी ना, इसको लोड जाने लगेगा, तब समझना कि आप किसी एग्जाम की दिशा में जा रहे हो। ये मैं इसको समअप करते हुए बोल रहा हूं। पवन जी एक जानकारी और आपसे मैं चाहूंगा, एक बात बताइए, आपकी प्रिपरेशन में जैसा आपने बताया 2 सवाल बहुत बड़े बनते हैं। एक आपका बैकग्राउंड, उस बैकग्राउंड से होते हुए भी आप अपना बैकग्राउंड हमें इस विद्यार्थियों को जरूर बताना, क्योंकि वो बहुत बड़ा मोटिवेशन है हमारे विद्यार्थियों के लिए। एक तो आपका बैकग्राउंड, और उस बैकग्राउंड के बावजूद आपने सपना देखा इंडिया की टॉप मोस्ट जॉब का। एक तो सवाल मेरा ये रहेगा, और दूसरा सवाल, लगातार असफलता के बावजूद भी आप 8वें प्रयास में आईएएस बने। ये जो सफर है ना, ये मतलब दोनों के ऊपर हम सवाल जाएंगे, एक एक करके शुरू करते हैं। पहले बैकग्राउंड से आपने इतना बड़ा सपना कैसे देखा, प्लीज, और बिल्कुल रियलिस्टिक आंसर चाहिए सर। स्कूल बचपन में, मेरा बचपन है गांव में बीता था। पिताजी थे मिट्टी के बर्तन बनाते थे गांव में, और 6ठी 7वीं पास थे पिताजी। तो उस टाइम क्या है कि गांव में लाइट नहीं थी, तो टीवी वगैरह तो था ही नहीं।
बच्चों के लिए मनोरंजन के रात को सोने से पहले कहानी कहना एक परंपरा थी, बहुत स्वस्थ परंपरा। कहानी कहना तो हमारे उधर कहते बात कहना, तो मैं मेरे दादी को पकड़ता, पापा को पकड़ता, मेरे को कहानी सुनाओ, बात कहो, तो वो कहानी सुनाते थे। तो पापा कहानी सुनाते थे डॉक्टर अम्बेडकर की, कैसे उसने स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ के उन्होंने और देश का संविधान लिखा, शास्त्री जी की, हेलन केलर की। तो इन चीज़ों से मुझे मोटिवेशन मिलता कि मैं भी कुछ करूँ। दादी माँ कहानियाँ सुनाती भगवान राम की, कि कैसे उन्होंने मतलब एक पूरी कहानी में दिमाग में ऐसे इमेजिनेशन बन जाता कि उन हीरो जैसा मैं बनूं। तो एक बचपन से वो महत्वाकांक्षा थी। फिर क्या, पिताजी पढ़ाते भी थे मेरे को रात को लाइट, चिमनी के साथ लाइट में पिताजी पढ़ाते थे। मिट्टी के बर्तन करने के बाद क्या है कि ऐसे सिस्टम होता है कि सुबह उनका फिक्स शेड्यूल होता था कि सुबह उठते ही मिट्टी ला के उसको लाते, उसको गूंद के और चाक तक लाते। फिर दोपहर के बाद क्या करते, वो बर्तन बनाने चालू करते। फिर शाम को 3-4 घंटे बर्तन बना के फिर उनको तैयार करते, अलग ऐसे गांव में अलग कमरा होता था, उसमें तैयार करके फिर खाना खा के आ जाते मेरे पास, फिर मेरे को पढ़ाते। तो पिताजी पढ़ाते थे मेरे को, इंग्लिश की चीज़ें अच्छी पढ़ाते थे, पढ़ने में ठीक था, मेरे को पढ़ना अच्छा भी लगता था। पिताजी कहते पढ़ेगा तो तू ऐसे बनेगा, बड़ा बनेगा। तो एक छोटा, तो उससे था ड्रीम था कि मैं एक बड़ा आदमी बनूँ। उसके बाद गया, पिताजी ने जब स्कूल वालों ने कह दिया गांव में कि ये बच्चा ठीक है पढ़ने में, तो इसको शहर भेज दो, गांव में तो क्या ही करेगा। तो फिर गांव शहर आ गया, वहाँ पिताजी ने ट्रक चलाना चालू कर दिया, ट्रक ड्राइवर। दूसरों की, जो एक ही मोटर वाले की ट्रक चलाई थी उन्होंने 30 साल तक, और इतनी प्रोफेशनलिज्म की। पापा से मैं बात करता था कई बार, दिल्ली पापा के साथ ही आया था, तो बात करता था, तो वो बताते थे कि दूसरे जो ट्रक ड्राइवर है ना, वो गाड़ी को इतनी ख़राब कर देते हैं, बहुत गंदी चलाते हैं। मैं चलाता हूँ तो 180 लीटर डीजल में दिल्ली जाके आ जाता हूँ, जबकि बाकी चलाते हैं तो 220-230 लीटर डीजल खा जाते हैं। तो मोटर मालिक एक बेटे की तरह उनको रखते थे। और तो ये लॉयल्टी, कोई भी जॉब है तो छोटी बड़ी नहीं होती। स्कूल में मैं छोटा था तब मुझे थोड़ा सा फील होता था, इन्फीरियोरिटी फील होती थी कि प्राइवेट स्कूल था, पापा कई बार फीस की वजह से लेट हो जाती, सैलरी टाइम पे नहीं मिले तो स्कूल वाले अलग लाइन बना देते थे। तो थोड़ा सा ह्यूमिलिएशन फील होता था कि यार ये थोड़ा सा। घर भी ऐसे जो स्कूल फ्रेंड्स थे तो वो कहते पढ़ाई में ठीक था, तो मेरे कॉपी वगैरह लेने, मैं कहता है मैं तुम्हारे घर आ जाऊँगा। लेकिन बाद में मैं रियलाइज़ किया कि यार मुझे वो चीज़ कोई बताता कि यार ये तेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि तू इन लोगों के साथ पढ़ रहा है, तो शायद मैं उस चीज़ को और पॉजिटिवली जीता। तो अभी भी जो नॉर्मल बैकग्राउंड बच्चे हैं तो उनके कहता हूँ कि आपने ये बिल्ड किया है, आपके लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि आप उनके साथ तो पहुँचे हो, उनके साथ पढ़ रहे हो, उनके साथ बैठे हो। फिर मैं जो है यूपीएससी वाली जर्नी में इस बार तो मैंने ये किया कि मेरा जो इंटरव्यू है, पिताजी को मैंने कहा कि मम्मी पापा आप आओ यूपीएससी के बाहर। मैंने कहा कि अगर सिलेक्शन हो जाए तो ठीक है, नहीं तो मैं घर के चौक में ये फ़ोटो डालूंगा कि ये मेरा अचीवमेंट है कि मेरे मम्मी पापा के साथ में वहाँ यूपीएससी के बाहर है ना, संघ लोक सेवा आयोग लिखा हुआ, वहाँ पर फ़ोटो खिंचवाई थी। और लाइफ की जर्नी यही है कि आप प्रेजेंट मोमेंट को जियो। बेस्ट सिलेक्शन के बाद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, सिलेक्शन तो इसलिए जो जर्नी होती है ना, एक चीज़ मैंने मिस की, इस जर्नी को जियो आप। और जर्नी को तभी आप जी पाओगे जब आप मेंटली फिट रहोगे, हेल्दी रहोगे। उसके बाद अभी मेरे सिलेक्शन से पहले अब मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। इस चीज़ से जब आप एकदम फ्री हो जाओगे ना, तब आप जर्नी को जियोगे और वो एक पल यादगार होगा। और डेफिनेटली अगर आप जर्नी को जीने लगोगे तो आपसे सक्सेस भी आपको मिल जाएगी। तो एक साथ ही इन्होंने 2 सवालों का जवाब देने की कोशिश कर दी। पहला जवाब हम पूरी तरह इनसे ले लिया, एक बार दूसरे वाले जवाब को वापस पुनः दोहराएंगे। पवन जी, मुद्दा ये है कि मेरी क्लास के बहुत से बच्चों के मैसेजेस मेरे पास ऐसे आते हैं कि सर हम आर्थिक रूप से अच्छे नहीं हैं। आर्थिक रूप से अच्छा होना, सक्षम होना, इसकी वाकई में मैं ज़रूरत मैं समझता हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी शिक्षक रहे। हालांकि हमने वो स्थिति नहीं देखी कि एक समय का भोजन था, एक समय का नहीं था, लेकिन हमने वो समय भी नहीं देखा कि पिताजी ये कह दें कि जा 4.5 लाख रुपए ले जा और यूपीएससी की तैयारी कर ले, है ना भाई, दिल्ली जाने के लिए बढ़िया से तू बढ़िया कोचिंग में पैसे दे, राजेंद्र नगर में सिंगल रूम ले, बढ़िया से खाना खा। इतना पैसा भी नहीं था, ठीक है। तो इसको भी मैं गरीबी मानता हूँ। और आज कई बार ऐसा होता है कि मैं, हालांकि इस सवाल को आपसे पूछने से पहले अपने विचार व्यक्त कर रहा हूँ एक नॉर्मल टॉक के रूप में। आज क्या होता है सर, भगवान के आशीर्वाद से ठीक ठाक तरीके से मैं ज़िंदगी जीता हूँ, अपनी बच्चियों को ठीक ठाक तरीके से रखता हूँ। कुछ पुराने भाई लोग मिल जाते हैं, वो कहते हैं कि आप अपने बच्चों को ना ऐसे मत रखा करो, जब तक इन्हें गरीबी का एहसास नहीं होगा ये बड़े नहीं बन पाएंगे। अब उनके लिए गरीबी का मतलब इनको अभाव में रखो। अब अभाव में रखने की व्याख्या फिर से बहुत मुश्किल कि यार अगर मैं कमा रहा हूं तो क्या बच्चों की बत्तियां बंद कर दूं, एसी बंद कर दूं, लाइट एक कम कर दूं, ये भी एक सवाल है। तो ये एक रिलेटिव शब्द है
गरीबी, है ना। मैं मानता हूं कि देश में एक एक्सट्रीम पॉवर्टी भी है जिसके पास एक टाइम का भोजन नहीं है ना, उसको हम दरकिनार नहीं कर सकते। उनके लिए तो हम जरूर अपनी तरफ से कुछ बातें कहेंगे, लेकिन अधिकांश जो आज 10,000 के मोबाइल पर मुझे सुन रहे हैं, इसका मतलब उन्होंने 10,000 का मोबाइल लेने तक की जहमत अगर जुटाई है, इसका मतलब भोजन की व्यवस्था है, क्योंकि आदमी सुविधाओं पर तभी जाता है। ये मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव है सर, है ना। तो मैंने अपने बच्चों को क्या कहा, या मैं क्या कहता हूं लोगों से जब कोई मुझसे सवाल करता है कि आप सुख सुविधाओं में ज्यादा मत रहा करो, हवाई जहाज में ज्यादा मत उड़ा करो, होटल्स में ज्यादा मत जाया करो, मैं कहता हूं कि मैं हवाई जहाज में बैठता हूं ना, तो बच्चों को ये नहीं बताता कि देख मैं हवाई जहाज में बैठा हूं, मैं ये बताता हूं कि अपन इकोनॉमी क्लास में, वो बिजनेस क्लास है ना बेटा। जब तुम पैसे वाले हो जाओ तो पूरे परिवार को लेकर उस बिजनेस क्लास में चलेंगे, उस समय भी अभाव का एहसास कराया जा सकता है। मेरा ये विजन है। मैं आज 50 लाख की गाड़ी में अगर घूमता हूं तो बगल में चलती हुई बेंटले दिखाता हूं, पैसे वाले तो ये हैं। यानी इसको एहसास में देना कि अभाव क्या है। तो अभाव का अर्थ ये नहीं है बत्तियां बुझा के पड़ा जाए। कई लोग तो बेचारे इसलिए परेशान होते हैं, जैसे मैं कॉलेज में था, मैं इसलिए परेशान होता था कि कॉलेज में मुझसे पहले जो टॉपर थे वो साइकिल से आते थे। मेरे घर वालों ने कहा कि अब तू, तेरा भारी शरीर है, ज्यादा साइकिल चला नहीं पाएगा, स्कूटर ले जाया कर। हालांकि वो भी जैसे तैसे करके देते थे मुझे। मेरे मन में क्या बैठ गया, टॉप करना है तो साइकिल से जाना पड़ेगा, है ना। तो ये जो है ना, इस चीज को थोड़ा सा आप काउंटर करें। नंबर 1, सवाल ज्यादा लंबा हो गया लेकिन मैंने अपने भाव भी इसमें साझा कर दिए। तो गरीबी जो शब्द है, इसकी व्याख्या तो खैर तेंदुलकर समिति ने कर दिया, गोचौनसी भी समिति ने कर दी। हम ये मानते हैं कि जिस बच्चे ने यूपीएससी का ड्रीम देखा है उसके पास 2 विकल्प हैं। नंबर 1, अगर उसकी स्थिति वाकई में बहुत खराब है, पहले अपनी स्थिति सुधार ले। अपने राजस्थान में n नंबर ऑफ एग्जांपल्स हैं सर। कोई ग्राम सेवक बना, कोई कांस्टेबल बना, कोई ग्रेड 3 टीचर बना, पहले स्थिति सुधारी, फिर यूपीएससी निकाल लिया, है ना। तो इसमें कोई ऐतराज नहीं है। कई लोग सर अपनी बातों से इतने मोटिवेट हो जाते हैं कि आज तो बस बैठते यूपीएससी निकालूंगा। नहीं भाई, हम आपको इतना भी पंप नहीं दे रहे हैं, है ना सर। रियलिस्टिक, मैंने पहले ही कहा था कि ये एग्जाम रियलिस्टिक तैयारी करने का है। यहाँ आईआईटी के टॉपर्स हैं, एम्स के टॉपर्स हैं, आईआईएम के टॉपर्स हैं, सारी टॉपर्स हैं। आप वहाँ जाओगे तो आपको लगेगा कि मैं कहाँ हूँ, और उनके बीच आपको compete करना है। तो इसलिए ये रियलिस्टिक, हम जितना रियलिस्टिक होकर तैयारी करेंगे, जितना मतलब एक उतनी हम अच्छे से अपनी क्षमताओं को वर्धित कर पाएंगे, उतना हम नॉलेज। नहीं तो क्या है कि हम ओवर कॉन्फिडेंस में रह जाएंगे। कोचिंग में ज़्यादातर बच्चों के साथ ऐसे ही दिक्कत होती है कि कोचिंग वाले एक वो 50 जनों का या 100 जनों 200 जनों क्लासरूम में, उसमें ही टेस्ट ले रहे हैं, उसमें कम्पीट कर रहे हैं, उसमें ही टॉप कर रहे हैं, पता चला उसमें से किसी का प्रीलिम्स ही नहीं हुआ। तो ऐसे बंधना नहीं है, रियलिस्टिक होकर हमें तैयारी करनी है। और दूसरा ये है कि जो नॉर्मल बैकग्राउंड है, मेरे जैसे बैकग्राउंड है, तो मेरे साथ दिक्कत ये आई थी कि मैं बाद में कंपेयर करने लग गया कि यार वो जॉब में है, उसने वो सेट हो गया, मैं सेट नहीं हुआ। तो एक, अगर आपके पास जॉब सिक्योरिटी हो तो बेटर है, जो नॉर्मल बैकग्राउंड के मेरे जैसे लोगों। हालांकि इसका एक एडवर्स इफेक्ट भी हो सकता है, लेकिन वो आपके पेशेंस और परसिवरेंस पे डिपेंड करेगा। आप कितना परसिवरेंस है, जुझारूपन है अपने लक्ष्य के लिए। आप रियली अगर आप जुझारू हो तो फिर आपके जो जॉब है वो बाधा नहीं आएगी, वो एक सीढ़ी बनेगी। और अगर कंफर्टेबल वाले हैं कि ठीक है यार नौकरी लग गई बस, तो फिर छूट भी जाती है तैयारी। तो इसलिए एक जॉब सिक्योरिटी लेके तैयारी करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इकोनॉमिकली सिचुएशन भी आपकी सुधर जाएगी और आपको कभी जो इन चीज़ों से ज़्यादा जूझना नहीं पड़ेगा। जो होता है ना कि रिजल्ट के बाद नेगेटिविटी आती है, तो उस नेगेटिविटी से उबरने में एक जॉब जरूर हेल्प करती है आपको कि ठीक है यार नहीं होगा तो कोई नहीं, छोड़ दे, अपना तो वो जॉब है, चले जाएंगे। मेरे पास ये दिक्कत थी कि मैंने क्या किया, आरएस और आईएएस 2 ही एग्जाम दिए थे, कोई और एग्जाम नहीं दिया था। इसलिए कोई ऐसा नहीं था कि भाई नहीं है तो चल छोड़, था कि इसी को ही करना है। ये कंपल्सन हो गया था बाद में। हालांकि अब मुझे लगता है कि बहुत इजी था। अगर वो 4-5 साल का पीरियड, अगर डार्क फेज लाइफ का अगर वो नहीं आता तो हो सकता है मैं उसी टाइम सिलेक्ट हो जाता। फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद क्या होता है, शुरू के 2-3 साल होते हैं जो यूपीएससी के बेस बनने में इंपॉर्टेंट साल होते हैं। उसी टाइम आपकी प्राइम टाइम होता है सिलेक्शन का। उसके बाद क्या होता है कि बेल सेप करो होता है, आपकी परफॉर्मेंस फिर गिरेगी, कभी उठती नहीं है वापस। तो इसलिए जो नए बच्चे हैं तो 2-3 साल आप दो यूपीएससी को और अच्छे से उसकी तैयारी करो। और आजकल ऑनलाइन एजुकेशन वाला इतना सिस्टम आ गया कि आपको कोचिंग जाने की जरूरत नहीं है कि लाख रुपए लगा के 2 लाख रुपए लगा के कोचिंग जाओ। आप ऑनलाइन, बस ये है कि क्या पढ़ना है, अगर आपने ये पता लगा दिया ना तो फिर आपके लिए यूपीएससी बहुत ईजी है। मैं तो मना करता हूँ कि आप कोई कोचिंग में जाओ, मैं कहता ही नहीं हूँ कि आप कोचिंग में जाओ। ऑप्शनल सब्जेक्ट की आप जरूर कोचिंग कर सकते हो, लेकिन जनरल स्टडीज के लिए बिल्कुल कोचिंग जाने की जरूरत नहीं है।
आप खुद से प्रिपेयर कर सकते हो ऑनलाइन। आपको इंपॉर्टेंट चीज़ ये अभी क्या इन्फॉर्मेशन बोम्बार्डमेंट हो रहा है कि सूचना की बमबारी हो रही है। अब आपको ऑथेंटिक सूचना कौन सी है वो इंपॉर्टेंट है, वो चैनल आप लिस्ट कर लो कि ये चीज़ें पढ़नी है, ये सोर्स है, और उसके बाद उनको पढ़ो। पवन जी ने जैसा कहा, ये बात मैंने शुरुआत में भी आपसे कही थी कि नॉलेज इस समय बरसात बन के बरस रहा है। बरसात जिस प्रकार फसल उगाने के लिए जरूरी होती है ना, वो बाढ़ भी लाती है। आप बाढ़ में ना बह जाएं, ये आपके ऊपर है ना। नॉलेज पूरी तरह से बरस रहा है। अब पवन जी के ज्ञान का पवन जी ने सिलेक्शन तो निकाल लिया। अब हम इनसे निवेदन ये करेंगे कि आपने अपने ऑप्शनल के दौरान जो बुक्स प्रेफर करी, ऑप्शनल में आपने संस्कृत लिया, संस्कृत किस प्रकार से पढ़ा, एक तो आप उसकी स्ट्रेटजी हमसे साझा करेंगे। हम ये हक पूर्वक आपसे मांग रहे हैं, आज नहीं लेकिन कभी इनसे फिर एक बार सेशन इस बात का लेंगे। और दूसरा, आप अपनी तैयारी में प्रीलिम्स के दौरान आपने हिंदी मीडियम में कौन सी किताबें वो करी और मेंस के दौरान कौन सी किताबें आपने प्रेफर करी, ये आप हमें अपने इस सेशन के अंदर, यानी कमिंग जो सेशन है उसके अंदर आप हमें बताएंगे। ठीक है सर। तो इसी नोट के साथ में मैंने आप सबसे सारी बातें करने की कोशिश की। आपकी जो भी क्वेरीज हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जब सेशन समाप्त होता है तो सबकी एक एक लाइनें फिर से सुनने का मन होता है। तो आइए शुरुआत करते हैं डॉक्टर साहब से, वो अपने अंतिम लाइन बोलें। देखिए, एक बार क्या हुआ कि बिल गेट्स और वॉरेन बफेट है ना एक जगह बैठे थे, तो एक जर्नलिस्ट आए, उन्होंने पूछा कि ऐसी कौन सी सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो सक्सेस के लिए जरूरी है, आप दोनों लिखिए और एक ही शब्द में लिखना है। उन्होंने जो वर्ड लिखा वो क्या था, फोकस। तो अगर आप अपना फोकस नहीं हटाते हैं, फोकस मेंटेन रखते हैं, तो आप चाहे 6 अटेम्प्ट लगे चाहे 8 अटेम्प्ट लगे, आप आईएएस बन ही जाएंगे। एग्जाम्पल सामने। फोकस चेंज नहीं करना है। होता है क्या है, लोग फोकस चेंज कर देते हैं। जरा सा कोई प्रॉब्लम आई, नहीं ये नहीं होगा, मैं ये कर लेता हूँ। इसीलिए किसी ने कहा कि प्लान बी जिनके पास है ना, वो सक्सेस नहीं पा सकते। वो फिर वहां नहीं पहुंच सकते जहां वो पहुंचना चाहते हैं, वो फिर छोटे में ही संतुष्ट हो जाएंगे। तो प्लान बी जो है ना वो नहीं रखना है, प्लान ए रखना है और उसी में ही रखना। सर मेरी लाइफ में भी ऐसा हुआ था कि फादर साहब ने पहले, जब मैंने पीएमटी दिया पहले साल, तो मुझे बीडीएस मिल रहा था। तो फादर साहब ने क्या कहा, तू बीएससी कर ले और साथ में भी करता रहना। मैंने कहा नहीं, प्लान सिर्फ एक ही है, एमबीबीएस। प्लान भी है ही नहीं। मुझे महाराजा कॉलेज में ले आए, मैंने विंडो से फॉर्म कलेक्ट कर लिया, और जब फॉर्म मेरे हाथ में आ गया तो मैंने वापस, मुझे याद है 20 रुपए का फॉर्म था, मैंने वापस दिया बगल वाले लड़के को और मैं घर चला गया। मैंने कहा प्लान भी नहीं, मुझे एमबीबीएस ही करना है। तो ऐसा मेरी लाइफ का वो एक एग्जाम्पल था। दूसरा जो मैं कहना चाह रहा था वो ये था कि सक्सेस के लिए ना आपको एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी का आदमी बनना पड़ेगा। जिस पर्सनैलिटी के इंसान आज आप हो ना, उस पर्सनैलिटी के साथ आप आईएएस नहीं बन सकते। आपको आईएएस बनने के लिए जो व्यक्तित्व चाहिए ना, वो आपको गेन करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप आईएएस बन सकते हैं। एक ऐसा आदमी आईएएस कैसे बन सकता है जो खुद से सिंसियर नहीं है, जो खुद के साथ ही धोखा करता है, जिसके सोने उठने का कोई टाइम नहीं है, जिसके खाने का कोई टाइम नहीं है, खाने की कोई लिमिट नहीं है। ऐसा आदमी आईएएस नहीं बन सकता। आप ये देखिए कि आईएएस कैसा होता है। आप भीड़ में अगर 500 लोग हैं ना, आईएएस को पहचान जाएंगे कि ये बंदा आईएएस हो सकता है। इसका मतलब उसकी पर्सनैलिटी डिफरेंट है, कुछ तो है उसकी पर्सनैलिटी में। तो वो सब आपको गेन करना पड़ेगा। करंट जो भी कंटेंट आपकी साइकी में, सबकॉन्शियस माइंड में है, आपको उस कंटेंट को रिमूव करके अपने सबकॉन्शियस को रिवायर करना पड़ेगा और उसमें कुछ नया कंटेंट डालना पड़ेगा जो आईएएस बनने में आपकी मदद करे। आपने देखा होगा, एक बंदा तो आपने अरिजीत सिंह को गाना गाते सुना होगा, वो एक शानदार सी स्माइल के साथ है ना पूरा गाना फिनिश कर देता है, और दूसरे किसी सिंगर को सुनेंगे ना, देखेंगे तो वो पूरी ताकत लगाता है, तब जाके वो गाना बाहर आता है। ये दोनों में फर्क है। तो जब आप वो पर्सनैलिटी गेन कर लेंगे तो जो भी आप बनना चाह रहे हैं वो आसानी से बनेंगे और बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डालने पड़ेंगे आपको। 2-3 चीज़ें जो और मैं ऐड करूंगा इसमें, वो ये है, आपका सोने का टाइम फिक्स होना चाहिए। जिस टाइम पे आप सोते हैं वो फिक्स होना चाहिए। बच्चे क्या करते हैं, पूरे साल सुबह 4 बजे तक पढ़ते हैं और एग्जाम वाले दिन 10 बजे सोने की कोशिश करते हैं। उनको ना तो 10 बजे नींद आएगी ना 4 बजे नींद आएगी। तो आपका सिस्टम जो सोने का वो एक ही होना चाहिए। दूसरा, हर किसी को बाइफेजिक स्लीपर होना चाहिए, यानी कि दिन में 2 बार सोना चाहिए। हमारी जो अटेंशन है वो 24 घंटे में 2 बार डाउन होती है। पहला दोपहर में 1 से 2 के आसपास,
दूसरा रात को 1 से 2 के आसपास। तो इस टाइम में है ना आपको बेड में होना चाहिए। तो दोपहर में भी अगर आप आधा पौन घंटा सो लेंगे, एक छोटी सी नैप ले लेंगे, वो आपको वापस रिफ्रेश करेगी और आप बेटर तरीके से पढ़ पाएंगे। तीसरा, डाइट का आपको बहुत ध्यान रखना है। डाइट में आपको प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना है, मिठाइयाँ कम से कम खानी है, प्लांट बेस्ड डाइट ज़्यादा लेनी है। अगर आप 3 पराठे चिपका के IAS का पेपर लिखने जाएंगे ना भाई साहब, तो सोएंगे सिर्फ वहाँ, आप पेपर नहीं लिख सकते। तो आपको डाइट पे भी बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि पेट का संबंध दिमाग से डायरेक्ट है। अभी मैं बता रहा था ना कि जब पेट खराब, माइंड खराब होता है या टेंशन होती है तो सीधा पेट खराब होता है, पेट में गैस बनने लगेगी, अपच हो जाएगी। तो ये दोनों आपस में कनेक्टेड है, इसलिए हमारे पेट को सेकंड ब्रेन बोला जाता है, सेकंड माइंड बोला जाता है। तो गट मतलब, तो आपको डाइट का भी बहुत ध्यान रखना है। स्टूडेंट को हमेशा कम से कम खाना चाहिए। अगर आप बहुत बेहतरीन तरीके से बॉडी और माइंड को काम में लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपका पेट जितना खाली हो सके उतना खाली होना चाहिए। नीट का एग्जाम था तो मैंने, मेरे जो रिलेटिव थे उनको ये समझाया कि भैया सुबह पराठे खा के नहीं जाना है, नहीं तो आपकी 30% एनर्जी तो वहीं कंज्यूम हो जाएगी उस खाने को डाइजेस्ट करने में। तो बची हुई 70% से आप कैसे compete करोगे बाकी लोगों से। तीसरा, रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे, आप में टेंशन को झेलने की क्षमता बढ़ जाएगी, स्ट्रेस को आप बहुत बेहतरीन तरीके से हैंडल कर पाएंगे। आप भले ही आधा घंटा एक्सरसाइज कर लें, लेकिन एक्सरसाइज डेली करना है। एक्सरसाइज करने से आपके ब्रेन में 2 केमिकल रिलीज होते हैं, डोपामिन और एंडोर्फिन। ये आपको हैप्पी रखते हैं और स्ट्रेस फ्री रखते हैं। चौथी चीज, डीप ब्रीदिंग। आपको 10 से 15 मिनट दिन में 2 बार डीप ब्रीदिंग जरूर करना चाहिए। और 5वां चीज, नेवर ट्राई टू बी परफेक्ट बनने की कोशिश कभी नहीं करें। फेलियर लाइफ का पार्ट है। जैसे आपकी लाइफ में खुशी आती है ना, वैसे ही दुख आता है। तो आप जैसे खुशी को देखेंगे ना, वैसे ही आपको दुख को देखना है। पेड़ जितना ऊंचा होता है ना भैया, उतनी उसकी जड़ें गहरी होती हैं। पहाड़ जितना ऊंचा होता है उतना ही गहरा भी होता है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी, लाइफ में दोनों चीजें आएंगी। अगर जैसे कई बार क्या होता है, एक बच्चा सुसाइड कमिट क्यों करता है, कई बार आपने स्कूल की न्यूज़ पढ़ी होंगी अखबार में, आपने एक बच्चे को लेबल कर दिया कि ये तो टॉपर है। अब वो जो लेबल कर दिया ना, वो उसके लिए बहुत खतरनाक है। जिस दिन वो लाइफ में फेल होगा ना, वो उस चीज को हैंडल नहीं कर पाएगा। क्यों? उसके सबकॉन्शियस माइंड में तो ये बात आपने फिट कर दी है, एक फोटो बना के लगा दिया है उसके दिमाग में कि आई एम द टॉपर। टॉपर कोई आदमी नहीं होता है, जो भी पढ़ेगा वो टॉपर बनेगा। आप कल मत पढ़िए, आप फेल हो जाएंगे। तो आपको लेबल नहीं करना है खुद को कि मैं पुअर हूं या मैं रिच हूं, नहीं, लेबल नहीं करना है। अभी सर डिस्कस कर रहे थे ना, रिचनेस की क्या डेफिनेशन है। आप पूछ के देखिए, रिच लोगों से पूछ के देखिए, वो कहते हैं हम पैसे के लिए काम नहीं करते भाई साहब। आप उनसे पूछ के देखिए। तो आपको लेबल नहीं करना है खुद को कि मैं ऐसा हूं और ऐसा नहीं हूं, नहीं, आप जैसा काम करेंगे वैसा आपको रिजल्ट मिलेगा। लास्ट चीज है मेडिटेशन। अगर आपने मेडिटेशन को लाइफ का हिस्सा बना लिया, आपकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी। कारण आप चीजों को वैसे देख पाएंगे जैसे वो हैं। डिप्रेशन में क्या होता है, आदमी रियलिटी को वैसे नहीं देख पाता जैसी असल में हो। उसको लगता है कि अब सब खत्म हो गया, क्योंकि उसका परसेप्शन इस तरह का बन जाता है। लेकिन जो लोग मेडिटेशन करते हैं वो चीजों को वैसे ही देख पाते हैं जैसे वो असल में हैं। तो मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 10 to 15 मिनट्स, 20 मिनट, जितना मेडिटेशन। अब ये एक अलग मुद्दा होगा, करते कैसे होगी एक बार। मैं यही कहना चाह रहा था कि मेडिटेशन अपने आप में एक डिफरेंट टॉपिक है, पर मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। मैंने मेडिटेशन के कई सारे मेथड्स पढ़े हैं, सुने हैं, लेकिन जो सबसे अच्छा मेडिटेशन का मेथड मुझे लगता है वो आचार्य रजनीश और टिक नट हान और जे कृष्ण मूर्ति ने जो बताया, वो सबसे मुझे इफेक्टिव लगता है और वही सही लगता है। उसमें क्या है, आपको यू जस्ट ट्राई टू बी इन द प्रेजेंट मोमेंट। आपको प्रेजेंट में रहना है। जो भी काम आप कर रहे हो उसको आपको पूरी शिद्दत से करना है। आपको वहां 100% होना है, चाहे वो कोई भी काम करें। अगर आप 25 पेज किसी किताब के पढ़ते हैं पूरी शिद्दत से, पूरे मन से, आप तब भी मेडिटेशन में। मेडिटेशन का संबंध किसी रिलीजन या किसी प्रैक्टिस से नहीं है। जब आप कुछ नहीं कर रहे हैं तब आप मेडिटेशन में हैं। इसका मतलब क्या है, आपको जो भी आप काम कर रहे हैं ना, उसके लिए चॉइस नहीं पैदा करनी है कि मैं अच्छा कर रहा हूं या बुरा कर रहा हूं, या इससे अच्छा होगा या बुरा होगा। ये चॉइस पैदा नहीं करना। जय कृष्ण मूर्ति कहते हैं चॉइस लेस अवेयरनेस इज मेडिटेशन। ये जय कृष्ण मूर्ति की डेफिनेशन है। तो आपको मेडिटेशन अगर रोज करेंगे, जितना भी आप मान लीजिए पैदल भी चल रहे हैं, आप पूरे होश में चलिए। ओशो कहते हैं
तो ये मेडिटेशन हो जाएगा। कोई जरूरी नहीं है कि आप बैठ के आंख बंद करके या कोई माला लेके करें, नहीं, ऐसा नहीं है। बस जो विपश्यना है वहां से आप शुरू कर सकते हैं। विपश्यना में क्या होता है, आपकी सांस अंदर गई बाहर आई, इस पे आपको फोकस करना है, वहां से शुरू करके आप धीरे धीरे अवेयरनेस को बढ़ा सकते हैं। तो अलर्टनेस, अवेयरनेस इज मेडिटेशन। जो भी करें अलर्ट होके करें, दैट इज मेडिटेशन। थैंक यू। डॉक्टर साहब ने बहुत सारी बातें बता दी हैं। मतलब मैं तो ये सोच रहा था कि ये सेशन नेवर एंडिंग हो, लेकिन समय के चलते, क्योंकि सर 4 बार घड़ी देख चुके हैं, 2 बार मोबाइल उठा चुके हैं, फिर भी मैं इनको चिपका के बिठा ले रहा हूँ कि नहीं, बात बताते रहिए, क्योंकि आपको उठने जाने का मतलब कहते हैं अभी ना जाओ छोड़ के, ये दिल अभी भरा नहीं। तो वो वाली फीलिंग हमारे साथ चल रही है डॉक्टर साहब, और हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इस जगह पर दोबारा पधारेंगे, है ना। और हमारे जो सुनने वाले श्रोता है ना, वो आपको जरूर वापस से कनेक्ट करवाना चाहेंगे। ये हमारे अंदर से अभी से फीलिंग आ रही है। पवन जी, मेरी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है, एक क्वालिटी अगर कहे तो परसिवरेंस, कि जुझारूपन, दृढ़ता, नेवर गिव अप। चीज़ें हमेशा चेंज हो जाती है। कोई भी चीज़ आप, मेरे जो सबसे ज़्यादा मतलब हर चीज़, ह्यूमन बिहेवियर है वो चेंज हो जाता है, हर चीज़ चेंज हो जाती है और वापस आ जाती है पहले जैसी। लोग क्या करते हैं कि जब डिप्रेशन में होते हैं या परेशान होते हैं तो उनको लगता है यार सब कुछ खत्म हो गया। नहीं, सब चीज़ वापस आ सकती है, सब चीज़, अगर आप हो तो। इसलिए कभी गिव अप ना करें। मुझे एक जापानीज प्रोवर्ब है वो पढ़ी थी कि इफ़ यू फॉल 7 टाइम्स गेट अप 8 टाइम। तो गिर के उठना है ना, यही ज़िंदगी होती है। हर कोई आदमी है जो सक्सेस में, तो हमारे सोसाइटी क्या करती है, हमें सक्सेस को सेलिब्रेट करना सिखाती है, लेकिन फेल्योर को कोप करना नहीं सिखाती। और ये हमें खुद से ही सीखना पड़ता है। जो सर ने बताया था कि लेबल लेना लगना, कि ये इंटेलिजेंट का लेबल लग गया तो वो उसको मेंटली इतना परेशान करेगा कि वो फेल को तो बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। और ह्यूमन कैपेसिटी यार, इंसान कितना है, क्या औकात है। अभी जो हमारे जो जेम्स वेब टेलीस्कोप ने एक ब्रह्मांड की फोटो ली थी, तो उसमें आकाश गंगाएं दिखाई थी। कितनी आकाश गंगाएं हैं, कितने तारे हैं। अगर सूरज से ही, अगर धरती की कोई औकात नहीं है, एक डस्ट है, तो धरती पर इंसान की क्या औकात है, उसके क्या हाथ में है चीज़ें। और अगर वही इतना ईगो लेके घूमेगा कि यार मैं तो बस टॉपर हूँ, अरे भाई एक साधारण इंसान हो, साधारण इंसान की तरह जी लो खुशी पूर्वक, और वही जो आपके टारगेट्स है वो आप अचीव कर सकते हो तभी। और लास्ट में ये कहूँ, कभी गिव अप ना करें। आपके पेरेंट्स हैं तो उनके लिए आप हमेशा अनमोल रहेंगे, कीमती रहेंगे। तो जो भी मतलब ऐसा होता है कई बार कि सुसाइड कर लेते हैं, तो उन चीज़ों से आप बचे। जब आदमी वर्थलेस फील करता है तब वो इससे और जाता है। और जब हम दुखी होते हैं तो केवल और केवल फैमिली सपोर्ट करती है या कुछ फ्रेंड्स होते हैं। बाकी लोग, एक्सपेक्टेड है कि अगर आपने एग्ज़ाम दिया कोई सा भी, अगर आप फेल हुए तो आपके साथ ऐसे होंगे कि टेम्परेरी जो रिलेशन है वो ख़त्म हो जाएंगे, और फिर अब जब आप नए सक्सेस होके आओगे तब नए रिलेशन बढ़ेंगे। तो कुछ चीज़ें हैं, कुछ दुनिया के परसेप्शन है, उन चीज़ों को मानना कि हाँ रियलिस्टिकली है, कुछ ब्रेकअप्स होते हैं, हर चीज़ होती है, तो रियलिस्टिक बन के जिए। और दुख में सब साथ, दुख में कोई साथ नहीं रहता, सुख में सब साथी रहे, ये दुनिया की जो एक फितरत है बस। देखो भैया, बात ऐसी है, ज्ञानी जन जब बैठ जाते हैं ना तो कहते हैं करे ज्ञान की बात, और जब वो कहते हैं ना मूर्ख से मूर्ख मिले खे घूसा के लात, तो भैया यहाँ बैठ चुके हैं ज्ञानी लोग, और उनकी बातें जो हैं वो अथाह भंडार के साथ हैं। और ऐसी स्थिति में मैं भी बातें ख़त्म करने की स्थिति में तो नहीं पहुंचता, क्योंकि मैं प्रोफेशन से टीचर ठहरा। तो ऐसी स्थिति में सर की दोनों की सब बातों से निकाल के लास्ट के 2 पॉइंट मैं बोल रहा हूँ, और सर की बातों से ही रिलेट करके बोल रहा हूँ। जो सर ने लेबल करने की बात कही ना, लेबल ना करवाएं कि ये टॉपर है या ये इंटेलिजेंट है, ये तो ये करेगा, है ना, ये फेलियर है। ये जो लेबलिंग है ना, इससे बचने का एक मेरा सर घरेलू नुस्खा है, दादी माई का नुस्खा समझ लो आप इसको। मैं क्या कहता हूँ सर स्टूडेंट से, और मैंने खुद ने भी इसको बहुत अप्लाई किया है। हमारे चारों तरफ ना 4 लोग हैं। 4 लोग से मतलब यही सारे 4 लोग समाज के, चाचा मौसी पापा फूफा जो भी हैं लोग। मैं क्या करता था सर, जब मैंने पहले इस एंजाइटी को फेस किया ना, इसका मैंने तरीका निकाला। और तरीका क्या था, मैं सबसे पहले इन्हीं लोगों को जाकर पर्सनली कह देता था मेरा पेपर बिगड़ गया। मैं सच बता रहा हूं सर, मतलब ये लोग मुझसे पूछने आए, मैं पेपर दे के आता, अजी साहब क्या करो पेपर बिगड़ गया। लाला नहीं होगा, कतई नहीं हो रहा, इस बार गलती कर दी मैंने तैयारी करके, मामला बिगड़ गया साहब। दूसरा, घर वालों से कह दिया उल्टा उल्टा माला जपो। बोले क्यों? कोई पूछे बच्चे की पढ़ाई कैसे चल रही है, पढ़ता खाए नाला, टीवी देखता रहता है। यानी कि ये रेमेडी है सर। अब क्या है कि हम समाज के उन लोगों में रहते हैं जिनको हमसे अपेक्षाएं हैं, क्योंकि जो समाज हमारे बुली करता है ना, वही हमें सम्मान भी देता है। भाई जिन्होंने हमें कभी टीज किया, आज वही हम लोगों की प्रशंसा कर रहे हैं अल्टीमेटली। इसीलिए हम सफलता चाहते भी हैं, अदरवाइज उनको कोई फर्क ना पड़ता हो तो हम तैयारी भी ना करें,
है ना। तो ये तो हुआ पहला जो मैं अपना घरेलू नुस्खा, पता नहीं बायोलॉजिकली एक बात मैं जोड़ना चाहूंगा। देखो, अगर आपको प्रशंसा में मजा आ रहा है ना, तो क्रिटिसिज्म में आपकी हालत खराब होना तय है। तो आपको प्रशंसा में मजा, जैसे मुझे पेशेंट आके कहता है आप हमारे लिए भगवान हो, भाई ये तुम्हारा सोचना है, मैं सिर्फ मेरा काम कर रहा हूं, मैं सिर्फ फूल के ना चौड़ा नहीं हो जाता, मैं मेरा काम कर रहा हूं, ये तुम्हारा मानना है, इट्स अप टू यू, है ना। तो जो तारीफ में चौड़ा होके घूमेगा वो क्रिटिसिज्म में फिर मुंह छुपाता फिरेगा। और जो एक लाइन आपने बोली सर प्लान ए और प्लान बी वाली की होना चाहिए, ये बहुत बड़ा डिबेट का टाइटल हो चुका है इन दिनों, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारी बातें बन चुकी हैं। मैं जो कंक्लूड कर पाया ना सर, वो केवल इतना है, प्लान ए और प्लान बी और प्लान सी, चाहे जैसे भी प्लान हो, हमेशा ए के बाद ही आते हैं। मतलब जब हम तैयारी कर रहे हो तो ए ही होना चाहिए, क्योंकि बी तो उसके बाद आता है ना भाई। अक्सर मरते हम तब हैं जब ए के साथ बी को भी लगा के चलते हैं। हम लोग जो ए बी वाले लोग हैं ना, वो इसी जगह फंसे हुए हैं कि मेरे को यूपीएससी निकालना है, लेकिन स्टेट पीसीएस का सिलेक्शन का फॉर्म निकल रखा है, उसका तो हो ही जाएगा सिलेक्शन, तो यूपीएससी के साथ आरपीएससी भी भर दी, गए गत्ते से। मतलब ये जो लोग हैं ना, ए और बी जो साथ लेके चलते हैं, वो मरते हैं, उनका कोई इलाज नहीं है। आपके पास 10 प्लान हो, लेकिन ये मान के चले कि भैया एक बार इससे नचीत पालें, जिस दिन इसमें लॉक लगा दिया। मेरे से कई पूछते हैं सर, मेरे रिलेटिव्स आते हैं, वो पूछते हैं भैया अगर इसी एज में 21 साल की एज में हमने आरपीएससी निकाल ली, एचडीएम बन जाएंगे, हम जाने क्या बन के रिटायर्ड होंगे। मैं उनसे कहता हूं सुन भाई, तू एक बार दम लगा के खप के आ जा यूपीएससी में, पैसा है ना तेरे पास, खप के आ जा, दब के आ जा, फेल होके आ जा, आरपीएससी में सिलेक्शन फर्स्ट अटेम्प्ट में करा दूंगा। लेकिन वो जो दिमाग में कीड़ा लेके आया ना, इधर का कर लूं कि उधर का कर लूं, मैंने कहा बेरोजगार बनेगा, एट में आकर के बोर्ड के सामने पढ़ाएगा और कुछ नहीं करेगा। ठीक है, तो इसी लाइटर नोट के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने आज हमारे सभी साथियों को इतना समय दिया, और आप सबका भी बहुत सारा धन्यवाद कि आपने इसको इतना पेशेंस के साथ सुना। इसी प्रकार की वार्ताएं भविष्य में चलती रहेंगी, आपका प्यार बनाए रखें। अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर अगर आप नए हैं तो इसे जरूर शेयर सब्सक्राइब करें। जल्दी ही डॉक्टर साहब से उनका समय लेकर के आपको चैनल पर मिल जाएगा, और आपकी जो यूपीएससी की जर्नी है, जिसमें ऑप्शनल कैसे तैयार करें, हिंदी मीडियम वाले कौन सी किताब पढ़ें, ये भी आपको जल्दी ही सूचना यहां पर प्राप्त हो जाएगी। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।